दोस्तों आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट की तपती हुई जमीन पर रेत और हवा के बीच एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 147 मीटर ऊंचा, 60 लाख टन वजनी और इतना परफेक्ट बनाया गया कि मॉडर्न जीपीएस के बगैर भी ये बिल्कुल सीधा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शंस को पॉइंट करता है। इसे अगर कंपेयर किया जाए आज के बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 500,000 टन है, तो ये पिरामिड उससे 12 गुना ज्यादा वजनी होंगे, यानी पूरे 60 लाख टन। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस वक्त ये पिरामिड्स बनाए गए उस वक्त लोगों के पास न क्रेन्स थी, न बुलडोजर्स, न स्टील मशीन और न ही व्हील्स। आपने सही सुना, पहिए तक इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना डाला जो पिछले 4500 सालों से तूफान, बारिश, गर्मी और यहाँ तक के बहुत से मैसिव अर्थक्वेक्स तक को बर्दाश्त कर चुका है। आखिर कैसे हो पाया ये सब? आइए समझते हैं पिरामिड्स की मिस्ट्री आज के इस वीडियो में। Egypt, the richest source of archaeological treasures on the planet. The pyramids were built 4,500 years ago as tombs for 3 generations of pharaoh kings. Hidden beneath this desert landscape lie the secrets of this ancient civilization. These are some of the largest pyramids ever built. The oldest and biggest is the Great Pyramid of Giza. दोस्तों 4500 साल पहले के ये इजिप्ट्स अपने वक्त के सबसे डेवलप्ड और सबसे ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन में से एक थे। यहाँ का किंग एक शख्स होता था जिसे वो लोग फेरो कहकर पुकारते थे। वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपनी कौम की नजर में वो एक जिंदा देवता होता था। उसका हर एक वर्ड, हर एक ऑर्डर और उसकी मर्जी सब कुछ फाइनल होता था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2560 बीसी में फेरो खुफू ने बनाया था। ये जो खुफू है इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बस ये बताया जाता है कि ये इजिप्ट की ओल्ड किंगडम की 4th डायनेस्टी का दूसरा राजा था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि खुफू ने 23 साल तक राज किया, कुछ 34 साल और कुछ के मुताबिक 60 साल तक उसने राज किया। यानी ये जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है वो आज भी एक डिबेट का हिस्सा है। नक्शे पर अगर देखा जाए तो ये पिरामिड नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड हैं और जब आप ये साइट देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये इकलौता पिरामिड नहीं दिखता, बल्कि इसके साथ 2 और पिरामिड्स भी दिखते हैं सेम शेप के। इन तीनों में सबसे ऊंचा है ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है ये पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया। और तीसरा और सबसे छोटा है ये पिरामिड ऑफ मेनकोरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनाया। देखा जाए तो ये पूरा मैदान एक पिरामिड कॉम्प्लेक्स है जिसमें पिरामिड्स के अलावा ग्रेट स्फिंक्स, छोटे छोटे कई और पिरामिड्स और कई बरियल टॉम्ब्स शामिल हैं। इजिप्ट और सूडान में कुल मिलाकर 118 से ज्यादा पिरामिड्स पाए गए हैं, लेकिन सबसे बेहतर तौर पर जो महफूज रहे वो यही तीनों पिरामिड्स हैं और इनमें भी स्पेशली ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था? इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी मेहनत और इतने साल, आखिर इसका पर्पस क्या था? बात क्या है दोस्तों, ये जो एंशिएंट इजिप्टियन थे ये आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। उनके मुताबिक जो इंसान की आत्मा है वो मरने के बाद एक नई दुनिया अंडरवर्ल्ड का सफर शुरू करती है। वहाँ गॉड उसे जज करते हैं और अगर उसने जिंदगी अच्छी गुजारी हो तो वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाता है। इसीलिए जो फेरोज होते थे वो अपनी जिंदगी के दौरान ही अपने लिए इस तरह के कुछ मकबरे बनवाना शुरू कर देते और इन्हीं मकबरों को आज हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। लोगों का बिलीव था कि फेरो को आफ्टर लाइफ में वो सब कुछ चाहिए होता है जो उसे इस दुनिया में मिला। बहुत सारा खाना, ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर और भी बहुत सी चीजें। इसलिए फेरो के मरने के बाद उसका जिस्म मम्मीफाई करके एक स्टोन या वुडन कॉफिन में सील कर दिया जाता और फिर इस कॉफिन को पिरामिड के अंदर रखा जाता और साथ बहुत सारा खाना, ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर और डेली लाइफ की हजारों आइटम्स रखी जाती ताकि जब फेरो की आत्मा मरने के बाद नई दुनिया का सफर शुरू करे तो वहां पर उसे वो सब कुछ मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि ये पिरामिड्स असल में मकबरे ही थे। जवाब सिंपल है,
हमें दो बड़े प्रूफ्स मिलते हैं। पहला ये कि इजिप्ट के दूसरे पिरामिड्स और टॉम्ब पर लिखाई मिली है। इन लिखाइयों में साफ साफ बताया गया है कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। फेरोज को क्या कुछ चीजें देनी होती थी और उनका दफन कैसे होता था। यानी ये लिखाई खुद बताती है कि पिरामिड्स मकबरे ही थे। दूसरा, इजिप्ट और सूडान में 100 से ज्यादा पिरामिड्स मिले हैं और उनमें से ऑलमोस्ट सभी के अंदर मम्मीज मिली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्टोरिकली पिरामिड्स का पर्पस इन फेरोज को दफनाना ही था, यानी ये मकबरे ही थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री पैदा हो जाती है। जब आर्कोलॉजिस्ट ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ ये 3 रेलिक्स और एक ये वाला खाली कॉफिन मिला जो बताया जाता है कि खुफू का था। कोई खजाना नहीं मिला और ना ही इस कॉफिन के अंदर में से कोई मम्मी मिली। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये चीज़ें बहुत पहले लूट ली गई होंगी, लेकिन इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, इसलिए लोगों ने अपनी अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाना शुरू कर दी और यहीं से पिरामिड की सबसे अजीब और सबसे शॉकिंग कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रेट पिरामिड असल में एक पावर प्लांट था जहाँ से बिजली जनरेट होती थी। उनका क्लेम है कि एंशिएंट इजिप्टियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे और उन्होंने बिजली बनाना सीख लिया था। अपनी बात प्रूफ करने के लिए वो ये वाला एक पुराना आर्ट वर्क दिखाते हैं जहां उन्हें लगता है कि लोग कोई लाइट बल्ब बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। रिसर्चर्स ने ये आर्ट वर्क डिटेल में स्टडी किए हैं और उनका कहना है कि ये आर्ट वर्क असल में स्टोरीज हैं। इनका बिजली से कोई भी रिलेशन नहीं है और कोई भी टूल, डिज़ाइन या इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं मिला जो बिजली बनाने का सबूत दे। दूसरी थ्योरी ये है कि पिरामिड अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। साल 1998 में एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने कहा कि पिरामिड को प्रॉफिट जूजस के फादर ने बनवाया था ताकि अनाज स्टोर किया जा सके। My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's graves. लेकिन दोस्तों इस थ्योरी का कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। एनीवेज ये चीज़ आज के दिन क्लियर है। हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट इस बात पर पूरी तरह एग्री करते हैं कि पिरामिड मकबरे ही थे जो फेरो की आफ्टर लाइफ के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्योंकि इन ग्रेट पिरामिड में से मम्मी या फिर कोई भी खजाना वगैरह नहीं मिला तो लोगों ने क्लेम्स और इमेजिनेशंस बना लिए और इसीलिए कंस्पिरेसी थ्योरीज आज तक जिंदा हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन पिरामिड्स को असल में बनाया कैसे गया था। सही मानों में देखा जाए तो यही असल में सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि हर एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर एक पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है जब काटने के लिए कोई टूल तक मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोग व्हील का यूज भी नहीं करते थे। और ये सब कर दिखाया उन्होंने 20 सालों के अंदर अंदर। 20 साल का टाइम स्पेन ही बताया जाता है दोस्तों जितना समय लगा इन ग्रेट पिरामिड्स को बनाने में। हॉलीवुड की मूवीज में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, पिरामिड्स बनवाने के लिए स्लेव लेबर का इस्तेमाल। इन सर्वेंट्स को पीटा जा रहा होता है और उनसे जबरदस्ती पत्थर उठवाए जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और है। पिरामिड्स बनाने वाले लोग असल में हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे, यानी ट्रेंड लोग जो अपने काम में माहिर थे। इन वर्कर्स को अच्छा खाना दिया जाता था, उनके लिए रहने की जगह बनाई गई और उनका ख्याल रखा जाता था और वो आम इजिप्ट के लोगों से भी अच्छा खाते पीते थे। यानी ये लोग जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और सपोर्ट के साथ काम करते थे। इसके अलावा इजिप्ट में जब फार्मिंग का सीजन स्लो होता था तो बहुत सारे फार्मर्स अपना वक्त निकालकर कंस्ट्रक्शन टीम की मदद करते थे। इस तरह पूरी नेशन मिलकर फेरो के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती, यानी ये एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट था। टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार तक वर्कर्स ने रोज 10-10 घंटे काम किया कई सालों तक इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को कंप्लीट करने के लिए। मटेरियल की बात की जाए तो 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का यूज किया गया। सबसे ज्यादा मटेरियल आसपास के एरिया से ही आता था और जो दूर से आता था वो नाइल रिवर के जरिए ट्रांसपोर्ट होता था।
जैसे ये ग्रेनाइट ये आसपास नहीं मिलता था, ये सदर्न इजिप्ट के असवान रीजन से आता था जो पिरामिड की लोकेशन से ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर दूर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इजिप्टियन के पास स्टील के टूल जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं थे। तो सवाल ये है कि फिर पत्थर कैसे काटे उन लोगों ने। दोस्तों उस वक्त का सबसे कॉमन मेटल कॉपर था। वर्कर कॉपर्स के छेनी, ब्लेड और हथौड़े का यूज करके इन पत्थरों को कट करते थे। ग्रेनाइट बहुत सख्त होता था, इसको काटने के लिए कॉपर यूजफुल नहीं होता, इसलिए इजिप्टियन यहाँ पर डोलेराइट का यूज करते थे। ये एक बहुत हार्ड स्टोन है। वर्कर्स डोलेराइट को बार बार ग्रेनाइट पर मारते जिससे धीरे धीरे ग्रेनाइट टूट जाता था। एक और बहुत क्लेवर मेथड ये भी था, लोग पत्थरों में मौजूद होल्स उस दरारों को ढूंढकर उनमें लकड़ी की बनी ये वेजेस लगाते और फिर इन पर पानी डालते थे। जब पानी इन लकड़ियों में ऑब्जॉर्ब होता तो लकड़ी फूल जाती और पत्थर अपने आप ही क्रैक हो जाता था। इनफैक्ट आज के इंजीनियर्स भी ये बात मानते हैं कि ये मेथड बहुत स्मार्ट और इफेक्टिव था। दोस्तों अब सबसे बड़ी प्रैक्टिकल मिस्ट्री ये भी है कि आखिर इतने भारी पत्थर पिरामिड्स तक लाए कैसे गए। सोच कर देखिए, कुछ पत्थर 2.5 टन के थे, कुछ 50 टन के और ग्रेनाइट के कुछ ब्लॉक्स 70 से 80 टन के भी मिले हैं। आज के टाइम में भी इतने भारी पत्थर मूव करने के लिए हैवी ट्रक्स और क्रेन्स का यूज किया जाता है, लेकिन 4500 साल पहले जब इजिप्ट के इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे तो फिर भी उन लोगों ने ये काम कर दिखाया। आखिर कैसे? हिस्टोरियंस मानते हैं कि इजिप्ट के इन लोगों ने पत्थर मूव करने के 2 मेथड यूज किए। पहला था राफ्ट्स का इस्तेमाल। जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि बहुत सारे पत्थर, स्पेशली ये ग्रेनाइट, ये असवान रीजन से आता था जो यहाँ से ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर दूर था। ये लोग इन पत्थरों को वुडन राफ्ट्स पर रखते और फिर इन राफ्ट्स को नाइल रिवर पर फ्लोट करते और सीधा गिजा तक ले जाते थे। अब राफ्ट से पत्थर साइड्स तक आ तो जाते थे, लेकिन पिरामिड्स तक उनको उठाकर ले जाना पड़ता था। इसलिए इजिप्टियन यहाँ से आगे स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे। ये एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा होता था जिस पर पत्थर रखकर ये लोग रस्सी के जरिए इसे आगे खींचते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रेत पर स्लेजेस खींचना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ये लोग यहाँ पर एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। पहले ये पेंटिंग देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग एक बड़े से स्टैचू को एक स्लेज पर रखकर रस्सी के जरिए आगे खींच रहे हैं और ये एक बंदा है जो फ्रंट पर साथ साथ पानी डाल रहा है। शुरू में आर्कोलॉजिस्ट को लगा कि ये कोई इनका ट्रेडिशन होगा, लेकिन साल 2014 में डैनियल बोन ने इस आइडिया को टेस्ट आउट किया और ये प्रूफ कर दिया कि अगर रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी डाला जाए तो रेत सॉलिड हो जाती है और घसीटने वाली चीज का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। इस तरह ये लोग काफी आसानी के साथ इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अब अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है, आप लोग पूछोगे कि मान लिया पत्थरों को स्लेजेस के जरिए इधर से उधर ये लोग ले जाते थे, लेकिन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा जा सकता है? सोच कर देखो कि कैसे इतने भारी वजन को ऊपर उठाया गया जब वो लोग मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। अब आमतौर पर पुलिस का एक सिस्टम बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि व्हील उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। साइंटिस्ट ने इस सवाल के जवाब में 2 मेन थ्योरीज एक्सप्लेन की हैं। पहली है रैंप थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक इजिप्ट के ये लोग एक लंबी रैंप बनाते थे, कुछ ऐसी दिखने वाली। इस रैंप के जरिए पत्थरों को स्लेज पर रखकर ये लोग खींचकर ऊपर ले जाते थे। रैंप का सिस्टम कुछ इस तरह होता, नीचे से एक लंबी स्ट्रेट रैंप बनती, जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती रैंप को भी और ऊपर बनाया जाता ताकि पत्थर आसानी से ऊपर ले जाए जा सकें। रैंप जितनी लंबी होती उसका एंगल उतना ही स्मूथ होता और भारी पत्थर खींचना उतना ही आसान। आर्कोलॉजिस्ट को एक क्यूरी में से 4500 साल पुराने वुडन रैंप का एविडेंस भी मिला है जो बताता है कि इजिप्ट यहाँ पर रैंप का इस्तेमाल करते थे। दूसरी है लीवर थ्योरी, एक स्मार्ट लिफ्टिंग टेक्निक। ये थ्योरी कहती है कि इजिप्ट के इन लोगों ने लीवर का यूज किया होगा, एक लंबा डंडा जिसकी एक साइड पर वेट लगाने से दूसरी साइड ऊपर उठ जाती है, बिल्कुल जैसा अभी आप लोग आर्ट वर्क में देख रहे हैं। इस मैकेनिज्म का यूज करके वो भारी पत्थरों को थोड़ा थोड़ा ऊपर लिफ्ट करते, फिर नीचे ब्लॉक रखकर हाइट बढ़ाते जाते। इस तरह स्टेप बाय स्टेप पत्थर अपनी जगह पर पहुंच जाते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, चाहे रैंप सिस्टम यूज हुआ हो या फिर लीवर सिस्टम,
इन दोनों थ्योरीज में एक टाइम वाली प्रॉब्लम रह जाती है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 20 साल में कंप्लीट किया गया। इस हिसाब से उन्हें हर 3 मिनट में एक पत्थर अपनी जगह पर रखना पड़ता था बिना किसी ब्रेक के पूरे 20 साल तक। ये स्पीड बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लीवर थ्योरी भी पॉसिबल है और रैंप थ्योरी भी पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट मेथड जो उन लोगों ने यूज किया वो आज भी एक मिस्ट्री है। मे बी इजिप्ट के इन लोगों ने दोनों का मिक्स यूज किया हो या फिर कोई ऐसी टेक्निक हो जो हमें अभी तक पता ही नहीं चली। दोस्तों अब बात करते हैं पिरामिड की सबसे सरप्राइजिंग चीजों में से एक, उसका परफेक्ट अलाइनमेंट। और जब हम लोग मॉडर्न टूल्स जीपीएस लेजर मेजरमेंट का यूज करते हैं तब जाकर बिल्डिंग्स को सही डायरेक्शन में बना पाते हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड को देखें तो ये एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है। सोचिए 4500 साल पहले ये कैसे पॉसिबल हुआ था जब न कंपास था, न जीपीएस, न मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए रिसर्चर्स ने कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन की है कि इजिप्ट के लोग ये कैसे कर पाते थे। पहली थ्योरी है ऑटम एक्वोनॉक्स का यूज। ये एक दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं और सूरज बिल्कुल सीधा लाइन में उतर आता है। इस दिन चीजों की शैडो बिल्कुल स्ट्रेट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ती है। इजिप्ट के लोग शायद एक लंबी स्टिक जमीन में गाड़कर उसके शैडो के पैटर्न को फॉलो करते। इस तरह उन्हें ईस्ट वेस्ट की परफेक्ट लाइन मिल जाती और उसके प्रीपेंडिकुलर नॉर्थ और साउथ, यानी सिंपल शैडो मेथड से ही अलाइनमेंट हो सकती थी। दूसरी है ओरिएंट बेल्ट थ्योरी यानी स्टार्स का इस्तेमाल। साल 1989 में रॉबर्ट बाउल ने एक आइडिया दिया कि गीजा के तीनों पिरामिड्स स्काई में ओरिएंट बेल्ट के 3 स्टार जैसे पैटर्न में बने हुए हैं। उसका कहना था कि इजिप्टियन आसमान को बहुत ध्यान से स्टडी करते थे और उन्होंने पिरामिड्स को स्टार के हिसाब से अलाइन किया। लेकिन इस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। 3 पिरामिड्स एक टाइम पर प्लान नहीं हुए थे, इनकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग दिनों में हुई थी। इतने सालों में स्टार्स की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने टेस्ट किया, अलाइनमेंट एग्जैक्ट मैच नहीं होती, इसलिए हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को फ्रिंग थ्योरी कहा है। मतलब इंटरेस्टिंग है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिलता। दोस्तों इतनी सारी चीजें देखने के बाद हम बहुत सारी चीजों को समझ गए, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी। पिरामिड्स बनाने में जो मोटार यूज हुआ उसका केमिकल स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को पता है, लेकिन इसके बावजूद वो फार्मूला आज तक रिक्रिएट नहीं हो पाया। यानी जो मिक्सचर उन्होंने बनाया था वो मॉडर्न लैब्स में भी 100% मैच नहीं होता। ये भी एक छोटी सी मिस्ट्री है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 20 सालों में कंप्लीट किया गया। इस हिसाब से रोज 3 घंटे काम, 20 से 30 वर्कर्स और लगभग हर 3 मिनट में एक पत्थर अपनी जगह पर लगाना पड़ता था। ये स्पीड आज भी अनरियलिस्टिक लगती है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इजिप्ट के लोगों का टीम वर्क, डिसिप्लिन और प्लानिंग बहुत एडवांस थी। शायद इसी वजह से ये स्पीड पॉसिबल हुई, लेकिन फिर भी ये एक ओपन क्वेश्चन है। ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई मम्मी नहीं, कोई खजाना नहीं और सिर्फ 3 छोटी चीजें और एक खाली कॉफिन मिला। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत पहले लूट लिया गया होगा, लेकिन क्योंकि कोई प्रूफ नहीं, ये बात भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों पिरामिड की दुनिया एक अजीब सी मिक्स है। साइंस भी, मिस्ट्री भी, फैक्ट्स भी और बहुत सारे सवाल भी। हमने देखा कि इजिप्ट के लोगों ने बिना क्रेन, बिना व्हील और बिना मॉडर्न मशीनरी के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो 4500 साल बाद भी पूरी शान के साथ खड़ा है। इतना तो हमें पता है कि उनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऑब्जर्वेशन बहुत प्रीशियस थी, प्लानिंग जबरदस्त लेवल की थी और उनका टीम वर्क लाजवाब था। लेकिन फिर भी कुछ चीजें आज भी अनक्लियर हैं। पत्थर एग्जैक्ट तरीके से ऊपर कैसे गए, रैंप कितनी बड़ी थी, लीवर सिस्टम किस हद तक यूज हुआ, इतनी स्पीड से कंस्ट्रक्शन कैसे हुई और मोटार का फार्मूला क्या था। इन सब चीजों का परफेक्ट जवाब अभी तक नहीं मिला और शायद इसी वजह से पिरामिड्स दुनिया के सबसे बड़े राज बने हुए हैं। दोस्तों कभी कभी हमें ये मानना पड़ता है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, लेकिन हर नए सवाल से एक नई रिसर्च, एक नई डिस्कवरी का रास्ता जरूर खुलता है।
आज भी आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस रोज नए क्लूज ढूंढ रहे हैं और शायद कल एक डिस्कवरी इन मिस्ट्रीज का पूरा सच सामने ले आए।